नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 23 जून 2026। दोस्तों, अभी सुमित सर पटना में हैं और इस वजह से ये काम आज के लिए मुझे मिला है। आज हमारे पास में 3 आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल तो रहेगा कि अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके से फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स को बैन किया गया है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है, वो सारा हम समझेंगे। दूसरा, डिजिटल सॉवरेनिटी को लेकर के एक आर्टिकल है कि कैसे हम विदेशी तकनीक पर निर्भर ना करते हुए अगर हम हमारी खुद की टेक्नोलॉजी, खुद के सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर लें तो कितना बेनिफिट्स हो सकते हैं, समझेंगे। और एक आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं कि चाइना जिस तरीके से अभी इमर्ज हो रहा है, क्योंकि यूएसए ने देखो अपने लिए खुद के लिए बहुत बड़ी खाइयां खोद ली, जिसके चलते एक पावर जो स्ट्रगल था, यूएस अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाए रखने चाह रहा है, तो वो जो चीजें हैं उसमें यूएसए विड्रॉ कर रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और उस वैक्यूम को अब चाइना स्लोली ग्रेजुअली फिल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समझेंगे क्या अप्रोचेस चाइना अपना रहा है और क्या चाइना चाहता है। 3 आर्टिकल्स है, एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको चाहिए होगी पीडीएफ। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, अभी टेलीग्राम थोड़ा सा रुका हुआ है, इस वजह से शायद पीडीएफ आपको लेने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन यस, आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन जरूर कर लेना। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, द चैलेंज ऑफ इंडियाज डिजिटल सॉवरेनिटी। आर्टिकल को जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। मनीष वर्मा और स्थनु आर नायर जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। तो यहां पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है, डिजिटल सॉवरेनिटी होता क्या है। देखो, सॉवरेनिटी का मतलब हम खुद को बोलते हैं संप्रभु। इसका मतलब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम खुद डिसाइड करते हैं। बाहर से कोई भी आउटर पावर हमारे ऊपर चीजें थोप नहीं सकती। हम माने या ना माने वो हमारे ऊपर है। हमारा का मतलब हो गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि अपने वोटिंग राइट्स का एक्सरसाइज करते हुए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, जो कि पार्लियामेंट और हमारी जो संसद है वहां जाकर के काम करते हैं। तो वहां पर वो डिसीजन मेकिंग मोर और लेस हमारे खुद के बिहाफ पर होती है। तो वो सोवरेनिटी वाली बात आ गई। वहीं पर अगर हम आजकल डिजिटल स्पेस की बात करें, तो चाहे आप यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर या कोई भी हार्डवेयर, तो अगर वहां पर किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी पर हमने हमारी डिपेंडेंसी बना ली, वो हमारे लिए खतरनाक हो जाती है। जैसे कि अभी रिसेंट टाइम में अगर देखें तो आपने सीसीटीवी के कुछ फुटेज हैं, वो हमारे आर्म फोर्सेस वाले रीजन में डिप्लॉयड थे। उनको सीधा आप देखोगे कि बाहरी ताकतों ने, फॉर एग्जांपल चाइना का वहां पर अगर इंस्टॉलेशन था प्रोडक्ट का, तो चाइना का एक्सेस था उसमें, है ना। इसके अलावा आपने सुना होगा नायरा एनर्जी करके एक कंपनी हमारे यहाँ ऑपरेट करती है, ठीक है, पेट्रोलियम में डील करती है, और उसमें यूएसए की रोसनेफ्ट का भी अच्छा खास रशिया की रोसनेफ्ट का भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अब उस कंपनी की एक्टिविटीज को रोकने के लिए, जब ये पूरा का पूरा क्राइसिस चल रहा था रशिया यूक्रेन का, तो उस केस में यूरोपियन कंट्रीज का और यूएस का, मतलब कुल मिलाकर के मैं बोलूं वेस्ट का ये प्लान था कि कैसे भी करके ये नायरा एनर्जी को रोका जाए, क्योंकि ये लगातार काम करती चली जा रही है। इंडिया है वो एनर्जी के लिए क्राइसिस में नहीं आ रहा, रशिया से तेल लगातार खरीदे चले जा रहा है। तो उस केस में नायरा एनर्जी है ना, वो अपने खुद के ऑपरेशनल जो भी फंक्शंस होता है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट वाली जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू करता है, चाहे फिर वो ईमेल का हो काम, मीटिंग का हो, कुछ भी हो। तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि नायरा एनर्जी की जितनी भी एक्सेस थे ना, उनको होल्ड पे डाल दिया। अब आप सोचो, यूज हम यहां पर कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं और रिमोट लेकर के बैठा है कोई यूएसए में, तो वो हमारे लिए कितनी खतरनाक चीज हो गई। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिजिटल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए एक प्रायोरिटी वाली चीज है। तो यहां पर हम इन्हीं इश्यूज को लेकर के पूरा अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो बात कुछ ऐसी है, देखो कि ये जो सॉवरेनिटी की बात आती है ना, और वो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, हम केवल अधिकारों की बात करें, हमारी गवर्नेंस, हमारे इंस्टीट्यूशंस की बात करें, उसमें जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होता चला जा रहा है, वहां पर भी हमें डिफरेंट डोमेन्स में सोचना होता है। तो टाइम था 1999 का, 1999 कारगिल युद्ध चल रहा था। हमें
टाइगर हिल्स को रीगेन करना था। उस टाइम पर पाकिस्तान की आर्मी यहां पर बैठी है, हमारी आर्मी बिल्कुल नीचे है, और उस केस में वहां से अगर वो पाकिस्तानी आर्मी अटैक करती है तो हमारे पास जवाब देने के लिए बड़ी मुश्किलें थी। दिखाई नहीं पड़ता ना एकदम टॉप पे, ऊपर से तो नीचे का दिखता है लेकिन नीचे से ऊपर का नहीं। तो हमने यूएसए से कहा कि आपके पास में जीपीएस सिस्टम है, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन हमें थोड़ा बता दो कि कहां पर हमारे दुश्मन की लोकेशन है। लेकिन यूएसए ने कंप्लीटली मना कर दिया, और वहीं से हमें समझ में आ गया कि अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी खुद की नहीं है तो आप मान के चलो आपकी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज होने का पूरा स्कोप है। तब हमने सोचा कि जिस तरीके से जीपीएस यूएसए का चलता है, क्यों ना हम हमारा खुद का सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन वहां पर इंस्टॉल कर दें स्पेस में। और फिर आइडिया आता है नाविक का, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। सिंपल बात है, हमने टोटल 7 सैटेलाइट्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया, जिसके आधार पर हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए डेडिकेटेड इकोसिस्टम डेवलप हुआ। आज आप देखो, हम फाइटर जेट्स, मिसाइल, रडार सिस्टम्स, कोई भी तरीके का कोई भी इक्विपमेंट अगर इंपोर्ट करते हैं तो आज उसमें सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन रहती है कि नहीं। अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फॉरेन कंपनी का है तो हम कितना ज्यादा खतरे में हैं आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मिलिट्री ऑपरेशन में कहीं जाएं, हमारे मिसाइल्स को हमने लॉन्च कर दिया है दुश्मन के खिलाफ, हम किसी चीज को ट्रेस करना चाह रहे हैं, तो उन चीजों को बाहर बैठा हुआ सॉफ्टवेयर को अपडेट करके हमारा दुश्मन देश हमारे ही खिलाफ में, आप कह सकते हो कि हम जब पाकिस्तान या चाइना को डील करें तो यूज कर सकता है कि नहीं, हमारी एक्सेसिबिलिटी, हमारी सॉवरेनिटी को डिक्टेट कर सकता है कि नहीं। ये सिनेरियो यहां पर बन जाता है। अब देखो, रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है, इस वजह से हम कारगिल वॉर को रिकॉल कर रहे हैं। क्या क्या हुआ? एक तो मैंने बताया सीसीटीवी हैक अप्रैल 2016 में। इजी क्लाउड के हमने सीसीटीवी नेटवर्क के बेसिस पे कैमराज इंस्टॉल कर लिए, जिसमें चाइनीज सॉफ्टवेयर था, जिसका हमें भनक लगी कि यार चाइना वाले हमारे खुद की डिफेंस एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वहीं नायरा एनर्जी क्राइसिस मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी है, उसने नायरा एनर्जी जो कि एक इंडियन कंपनी है और उसमें रशिया का अच्छा खासा, रशियन कंपनी रोसनेफ्ट का अच्छा खासा शेयर है, तो कैसे इंडिया को एनर्जी क्राइसिस में डाला जाए। आप देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी फैसिलिटीज जो दे रखी थी नायरा को वो बंद कर दी। ये क्या है भाई? आप बाहर से डिक्टेट करना चाहते हो। यहीं पर मामला आ गया हमारा डिजिटल सॉवरेनिटी का। इसका मतलब अ नेशंस राइट टू कंट्रोल इट्स ऑन डिजिटल डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम फ्री फ्रॉम फॉरेन कॉर्जन। कोई बाहरी ताकत के एक्सेस के बिना अगर हम डिजिटली हमारे कामों को कर पा रहे हैं, दैट इज डिजिटल सॉवरेनिटी। और यहां पर हमें चाहिए कि हमारा डेटा है तो डेटा को स्टोर करने के लिए सर्वर भी हमारे होने चाहिए, काम करने के लिए हार्डवेयर भी हमारे होने चाहिए, और उसमें सॉफ्टवेयर भी हमारे होने चाहिए। तब जाकर के हम अपने आप को डिजिटली इम्यून बना पाएंगे, सोवरन बना पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस दिशा में उस हद तक बढ़ रहे हैं जिस स्पेस पे हमें बढ़ना चाहिए? वो बहुत बड़े क्वेश्चन है जिनके जवाब हमें ढूंढना है। आज देखो, दुनिया भर में हम उठा करके देखें तो एक पावर ट्रांजिशन का फेज चल रहा है। जैसे कि पहले वेस्ट का ही बोलबाला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, लेकिन 21st सेंचुरी स्टार्ट होते होते चाइना ने अपनी इमरजेंस रजिस्टर करा दी। चाइना के साथ साथ में इंडिया भी अपनी पोजीशन को अब धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। अब ये पूरी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनको ये वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनका ये सोचना रहेगा, यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज जो भी है ना, ये सोचेंगे कि भाई हमारे जगह पे कोई दूसरा पावरफुल कंट्री आके बैठे तो उनको हम रोकें। अब रोकना तो इतना आसान है नहीं, क्योंकि चाइना में भी अपनी अपनी अच्छी खासी पोजीशनिंग है। इंडिया भी अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहा है, चाहे जीडीपी हो, अपनी यंग पॉपुलेशन को स्किल सेट देना हो, स्टार्टअप इकोसिस्टम को पुश करना हो, हर तरीके से हम एफर्ट डाल रहे हैं। तो यहां पर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ये सोच रहे हैं कि कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन स्लो तो कर ही सकते हैं ना इनकी स्पीड को। यही चीज फिर हमें थोड़ा सा वल्नरेबल बना देती है, क्योंकि आज हम जिस तरफ ग्रोथ करना चाहते हैं ना, उसी तरफ अगर हम नजर डालें तो हमारे पास में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों पर आधारित हो गया, और उसके चलते फिर हमें एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कि पता नहीं कब ये कंपनियों को ऑर्डर आ जाए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन या पेंटागन का कि भाई आप अब से इंडिया को ही अपनी सर्विसेज देना बंद कर दो,
वहीं से प्रॉब्लम चालू हो जाएगी हमारी। आज देखो ये सिचुएशन वेस्ट में भी एक दरार क्रिएट कर रही है, क्योंकि हमें पता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजॉन है, ये यूएस बेस्ड कंपनी है। और आज फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन है, टर्की है, ये यूएसए की ये जो टेक्नोलॉजिकल हेजेमनी है ना, जहां पर यूएसए दबदबा बना करके चल रहा है, उससे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा, फ्रांस ने अपना खुद का माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो ऑप्शन है या जूम से जो मीटिंग होती है ना, उसके बजाय अपने खुद के टूल्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए थे, तो वहां पर जिस तरीके से हमारी जोहो नाम से एक कंपनी है, उसको लेकर के भी फ्रेंच लोग बहुत ज्यादा क्रेज दिखा रहे थे। कल कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्पीच चल रहा था, तो उन्होंने ये बात बोली कि देखो इस तरीके से जोहो को लेकर के वहां पर एक क्रेज था। क्यों? फ्रांस ऑटोनॉमी चाहता है, फ्रांस भी अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी मेंटेन करना चाहता है। तो जब इंडिया कर सकता है, इंडिया की तरफ से एफर्ट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जोहो पे शिफ्ट कर चुकी है कंप्लीटली, है ना, जिससे कि फिर बाद में बाहरी कोई भी कंपनी हमें प्रेशराइज ना कर सके। यूरोपियन यूनियन और नेदरलैंड्स ये भी लगातार अमेरिकन कंपनियों के जो क्लाउड सिस्टम होते हैं, जहां पर डेटा बहुत ज्यादा हैवी लेवल पे स्टोर होता है, उससे शिफ्ट कर रहे हैं। टर्की भी टेक डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर रहा है। कुल मिलाकर के अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान रख करके ये देश काम कर रहे हैं। तो हमें भी अगेन वही चीज करने की जरूरत है। और इसके लिए क्या हमारे पास में कोई प्लान है? बिल्कुल है। आज हमारे पास में पेमेंट के लिए ऐसे मॉडल्स हैं जिनका यूज करते हुए दुनिया को हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, रुपए कार्ड। इनका आज जो बोलबाला चल रहा है ना दुनिया में, वो सीधा इशारा करता है कि जब हम पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करें, तो डिजिटल सेगमेंट में भी अगर हमारे खुद के लोकल प्रोडक्ट तैयार रहेंगे, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कराते हुए इकोनॉमी को इम्यून बना सकते हैं, वल्नरेबिलिटी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। वो एग्जाम्पल यहां पर बताया जा रहा है। वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड कितना कम यूज होने लग गया, धीरे धीरे और वाइप आउट हो जाएंगे। आज यूपीआई और रुपए कार्ड से हमारे पेमेंट कितने आसान हो रहे हैं, पेमेंट्स में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और इन्हीं चीजों को बहुत से कंट्रीज अडॉप्ट भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। इससे हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि बात कुछ ऐसी है कि हमें हमारे खुद के वर्टिकल्स पे काम करना होगा, चाहे फिर वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हमारे डेवलप करने हैं, हमें कोलैबोरेशन, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनके ऊपर काम करना हो। पॉइंट इज कि विदेशी कंपनियों पर आधारित रहना हमें कम करना होगा, और ये काम हम अच्छे से कर भी रहे हैं। जोहो का मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूं, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ईमेल है, कोलैबोरेशन जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, उसके लिए अब जोहो पर सेंट्रल गवर्नमेंट तो शिफ्ट कर चुकी है, और अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से पुश भी कर रही है। तो इस तरीके से हमारे पास में एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। तो इसी चीज को हम रेप्लिकेट करें दूसरी जगह पर भी, जैसे कि क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं। डिफेंस में और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम चीजों में बदलाव ला रहे हैं। कैसे? पहले तो हम ये करते थे पुराने वाले मॉडल में डिफेंस में कि बाहर से या तो खरीद लिया कोई प्रोडक्ट, या फिर कंप्लीटली हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया। तो गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, जिनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं, उन्हीं को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत डिले हो रहा था, प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हम पीछे रह रहे थे। अब नए मॉडल में क्या किया जा रहा है, हम प्राइवेट सेक्टर की एंट्री लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो फंडिंग एलोकेट होनी चाहिए, उसको भी हम पुश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के देखें तो ये एक नया मॉडल हमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के चलते जल्दी रिजल्ट देगा, बढ़िया क्वालिटी की रिसर्च होती हुई हमें दिखेगी। और ये चीज हम नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स में भी कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशंस में भी अप्लाई कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल देखो, ब्रह्मोस, जिसमें हमने रशिया के साथ कोलैबोरेट किया, एकदम प्रेसिजन के साथ स्ट्राइक करने वाली मिसाइल डेवलप की कि नहीं। माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जहां पर इंडिया और यूएस की एटीएमपी मिलकर के गुजरात के सनद में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पे काम कर रहे हैं। माइक्रो या हमारी जो सेमीकंडक्टर चिप्स आती हैं, उन पे काम हो रहा है। पैक्स सिलिका, उसमें इंडिया ने यूएस लेड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मैक्सिमाइज कर सकें। अगेन वही बात, चाइना पर डिपेंडेंसी। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में जाते हैं,
तो हमें जाना होगा लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ में, और उसमें फ्रांस हो गया, ठीक है, या फिर दूसरे जापान हो गया, इनके साथ हम कोलैबोरेट करें तो वो और ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब सवाल आता है कितना हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। अभी के टाइम पे जीडीपी का 0.74%, जो कि ग्लोबल एवरेज 2.07 से काफी कम है। तो हमें यहां पर एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा और बढ़ाना होगा, कम से कम 2% तक तो हमें जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे डालना होगा। फिर राइटर्स बोल रहे हैं कि इंडिया है ना, टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, ये मामला नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पर रिलाय कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो आप डेफिनेटली नो ही दोगे, क्योंकि कितनी ज्यादा वल्नरेबिलिटीज रह सकती हैं। तो क्या करना चाहिए, जीडीपी का 2% हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना होगा। गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा फंडिंग देनी होगी और प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। तीसरा, साइबर, एआई, सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें नेशनल लेबोरेटरी स्टैब्लिश करनी होगी, जहां पर टॉप लेवल की रिसर्च और रिव्यू किया जा सके। और इसके अलावा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम, उसको इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करवा दे। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारे रिसर्च का आउटकम भी दिखेगा और जो हमें टारगेटेड मैनर में पब्लिक की डिमांड है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाने में भी हेल्प मिल जाएगी। तो ये हमें एक चीज करने की जरूरत है। अब ये देखो, आपके पास में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जिनका आप आंसर राइटिंग में जरूर यूज करेंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कीवर्ड से आपका आंसर बहुत ज्यादा एनरिच हो जाता है। डिजिटल सॉवरेनिटी, एक ये वर्ड यूज हो सकता है। स्प्लिंटरनेट, स्प्लिंटरनेट का मतलब, आप इंटरनेट को वैसे देखो तो ओवरऑल कंबाइन हमने किया, लेकिन आप नेशनल या रीजनल लेवल पे इसको सेपरेटली आप ट्रीट कर सकते हो। जैसे आपको अभी बताऊं कि अगर कहीं पर सिक्योरिटी को लेकर के चैलेंज आता है तो आपको एक बार इंटरनेट पर्टिकुलर रीजन में रोकना है, तो स्प्लिंटर नेट के बेसिस पे एप्लीकेशन आती है कि हाँ, इस रीजन में हमें इंटरनेट बंद करना है, नहीं तो पता नहीं दंगे कितने भड़क सकते हैं, XYZ कुछ भी। सॉफ्टवेयर का हमने बात की कि किस तरीके से हमें मैनिपुलेशन का खतरा रहता है, राइट। पावर ट्रांजिशन, यूएसए से आज के टाइम पे धीरे धीरे पावर जो है वो शिफ्ट होती चली जा रही है और खुद ने यूएसए ने अपने लिए दलदल तैयार कर लिया। सो द पॉइंट इज कि ये कीवर्ड्स हमें आंसर राइटिंग में यूज जरूर करना है। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, आप अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अगर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, वो विदेशी है, तो कितना खतरा हो सकता है, वो चीजें हैं। प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो भाई इसको भी और ये सेकंड वाले को भी, दोनों को ध्यान से अटेम्प्ट करो, ठीक है, पॉज करके। फिर आपके लिए मेंस का आंसर राइटिंग के लिए आपके लिए डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेस। ये 2020 का आपका मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो डिजिटल सॉवरेनिटी और सारी चीजें लिंक होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम यहां पर पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं आराम से हमारी आंसर राइटिंग में, ठीक है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बेसिस पर आप लोगों के लिए ये सवाल है, द एरा ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड वॉरफेयर and geopolitical uncertainties, achieving digital sovereignty is no longer an option but a strategic necessity for India. स्टेटमेंट को ध्यान से समझ ले, ठीक है। Analyze the challenges and suggest a multi-pronged strategy to secure India's digital infrastructure. तो इंट्रोडक्शन हमें देना है यहां, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए क्या चैलेंज है। तो लेटेस्ट हमारे पास में कौन से केसेस हैं, ईस्ट क्लाउड का और नायरा क्राइसिस का था, यूज करो और अपनी तरफ से बात बताओ कि भाई ये हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर उसके बाद में आप इंट्रोडक्शन, अब बॉडी में जाइए, बॉडी में कौन कौन से फॉरेन कंट्रोल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका एग्जांपल देते हुए हमारे लिए क्या क्या रिस्क है। आप कारगिल का भी कोट यूज कर सकते हैं, है ना। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हमारी रिलायबिलिटी, रिलायंस की बात बता सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना कम चल रहा है वो बता सकते हैं। पावर ट्रांजिशन थ्योरी का बता सकते हैं कि जिस तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वेस्ट थोड़ा वीक पड़ रहा है, तो उस केस में चाइना अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाह रहा है, इंडिया भी एफर्ट डाल रहा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज उसको स्लो डाउन करने में लगे हुए हैं। वो चीजें कोट करते हुए स्ट्रेटेजीज को डिस्कस कर दीजिए जो सोल्यूशन के तौर पे हमने बात की, और फिर उसके बाद में कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें सोवरेनिटी, हमें सुपर पावर बनना है तो डिजिटल सॉवरेनिटी को मेंटेन करते हुए ही हम आगे कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप इसको हैंडल कर लें। अगला आर्टिकल, ऑन द बैन ऑन
फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। तो जीएस पेपर 2 के साथ टॉपिक के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होता क्या है, जब किसी भी एक डिजीज को हमें ट्रीट करना होता तो उसके लिए अगर आपको मल्टीपल दवाइयां एक साथ लेनी पड़े, मतलब यूं मानो किसी की अगर टीबी की प्रॉब्लम है, ट्यूबरक्लोसिस का, तो पहले क्या होता था, मुट्ठी भर के दवाइयां लेनी पड़ती थी और वो इतना ज्यादा पैथेटिक होता था कि लोग फिर बीच में ही कोर्स छोड़ दिया करते थे, जिसका नतीजा ये था कि टीबी में जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन था, वो बैक्टीरिया खुद को उन दवाइयों से फाइट करते करते इतना अच्छा ट्रेन कर लिया करता है कि फिर बाद में अगर आपने दवाइयां छोड़ दी तो वो बैक्टीरिया अब एक विकराल रूप ले लेता है और अब नेक्स्ट आप एंटीबायोटिक लेकर के उसको ट्रीट करने की कोशिश करोगे तो वो बैक्टीरिया ट्रीट ही नहीं होगा, क्योंकि आपने बीच में छोड़ दिया, उसको हल्की सी ट्रेनिंग दे दी। वो सिचुएशन से बचने के लिए या फिर जो भी दवाइयां डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है उसके लिए प्रॉपर कंप्लायंस लेकर के आने के लिए क्या किया जाता है कि बहुत सारी ड्रग्स की बजाय एक कॉम्बिनेशन, हमें पता है कि केमिकल का कॉम्बिनेशन ही होता है दवाइयों के अंदर भी, तो उसका एक प्रॉपर बैलेंस बना करके अगर 3 पिल्स हैं, 3 गोलियां हमें एक टाइम की लेनी है, तो एक कॉम्बिनेशन बना दिया कि ए का 1% हो गया, बी का 1% हो गया, सी का, और हमने एक ही टेबलेट तैयार कर दी और वो टेबलेट फिर कोई भी कंज्यूम करता है तो उसके लिए बड़ा आसान हो गया। जहां 3-3, 4-4 या 8-8 दवाइयां लेनी होती थी, अलग अलग गोलियां, वो काम एक ही दवाई कर रही है, एक ही गोली कर रही है, एक ही टेबलेट कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लायंस को भी बढ़ाता है और उसके बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इससे क्या बोल दिया हमने, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। लेकिन इसके बहुत से खतरे भी हैं और उन खतरों के चलते अभी लेटेस्ट हमारे देश में बैन भी लगा है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स पे। जानते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है, अच्छे से देख लेना भाई, आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब भी हम कोई भी अपडेट लेकर के आते हैं, कुछ भी सरकारी रूल रेगुलेशन में हम अप्लाई करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक एविडेंस होता है। सीधी बात है, हमने पेशेंट्स को दवाइयां दी और उनके चलते फिर कुछ पॉजिटिव्स मिले, कुछ नेगेटिव्स मिले। पॉजिटिव्स अगर हमें ज्यादा मिले हमें, तो मोर और लेस हम उसके लिए यस कह देंगे, लेकिन जब नेगेटिव्स भी बढ़ने लग जाएं तो उन दवाइयों को रोक करके हमें चेंजेस पे चले जाना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि दवाइयां तो इसलिए दी थी कि जिससे कि ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, लेकिन वही बीमारी का कारण बन जाए तो प्रॉब्लम है। इसका नतीजा ये हुआ कि लेटेस्ट 16 एफडीसीज को हमने बैन किया है। वो स्किन से रिलेटेड दवाइयां थी, स्किन ऑइंटमेंट जो हम बाहर की तरफ से जेल और ट्यूब लगाते हैं, वो पेन किलर्स थे। इसके अलावा आपके पास में एंटीबायोटिक्स थी और एंटी स्पेस्मोडिक्स भी थी, जिनका हम मोरलेस यूज करते हैं, जैसे क्रैम्प्स आते हैं ना बॉडी में, कई बार दर्द होने लग जाता है, खिंचाव होता है शरीर में, उसके लिए। तो ऐसे करके 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को मोरलेस अभी बैन किया गया है और ये बैन पहली बार नहीं है। 2016 में भी इसी तरीके से 330 के लगभग एफडीसीज को बैन किया गया था और ये रेगुलेशन का जो काम है, उस अथॉरिटी का नाम याद रख लेना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी हम इसको कोट कर सकते हैं। दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर काम करता है। सवाल ये आता है कि ये जो बैन किया गया, ये कैसे और क्यों किया गया। सबसे पहली चीज तो ये कि दवाइयां काम कैसे करती है वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब थोड़ा और इन डेप्थ समझते हैं। देखो, कोई भी हम दवाई लेते हैं ना, कोई भी मेडिसिन, उस मेडिसिन में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है जो कि आपको इफेक्टिवली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। बाकी तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को सपोर्ट करने के लिए और दूसरी सब्सटेंसेज होती है। गोली की साइज इतनी बड़ी है तो उसमें मेन काम की चीज है ना, वो है एपीआई, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट। जैसे कि आप क्रोसिन लेते हो सर दर्द के लिए, ठीक है, तो उसमें मेन कंटेंट क्या है, पैरासीटामोल, जो कि आपको ट्रीटमेंट दे रहा है। अगर आपने कोविड के टाइम पे पैरासीटामोल खाई है तो डोलो खाई होगी, तो उसमें पैरासीटामोल का कंटेंट वो एमजीज के बेसिस पे लिखा हुआ रहता है, कितना मिलीग्राम उसमें, वो एपीआई है। बाकी रिमेनिंग सब्सटेंस उसको सपोर्ट करने के लिए होती है, जिससे कि लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करके रख सकें, वो दवाई खराब ना हो, उसको लॉन्ग टर्म तक हम सर्वाइव करवा सकें। फिर जब उसको हम कंज्यूम करते हैं तो बाकी सब्सटेंसेस तो डाइल्यूट हो जाती हैं, बट इफेक्टिवली एपीआई का ही फिर हमें परिणाम मिलता है कि शरीर में दर्द था, बुखार थी, जुकाम था, उसको हमने ठीक कर लिया। पर होता क्या है कि एक इंडिविजुअल को फीवर भी हो रहा है, कोल्ड भी हो रहा है, पेन भी हो रहा है, ऐसे 3-4 चीजें एक साथ हो रही हैं।
अब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर या तो 3 अलग-अलग दवाइयाँ लिखेगा, आपका दिमाग सनक जाएगा। यार 3-3 दवाइयाँ भाई। इसकी बजाय अगर यहां पर इन तीनों चीजों के लिए आपका बुखार, जुकाम और दर्द, तीनों के लिए एक ही आपको दवाई सजेस्ट कर दे, एक ही दवाई, और बोल दे कि इससे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली खुशी-खुशी उस दवाई लोगे कि नहीं? वो ही हमारा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होता है। तो फीवर और कोल्ड के लिए आपके लिए पैरासिटामोल और सिट्राजिन दोनों का मिक्स करके कोई एक नई दवाई बना दी, नई पिल बना दी, तो वो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एचआईवी ड्रग की बात करें तो ये तीनों आपको अलग अलग लेनी पड़ती थी, लेकिन आजकल एट्रिप्ला नाम से एक कंबाइंड आपका एफडीसी है जो कि डायरेक्टली एचआईवी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स कंज्यूम कर सकते हैं खुद को ट्रीटमेंट देने के लिए। तो इससे फायदा क्या होता है कि एक ही टेबलेट से मल्टीपल टेबलेट्स को आपने रिप्लेस कर दिया, तो पिल बर्डन कम हुआ कि नहीं? ट्रीटमेंट कंप्लायंस भी आपकी आएगी। कहां 5-5 दवाइयां लेनी पड़ती थी, अब एक एक दवाई से काम हो रहा है ना? इससे क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे डॉट्स प्रोग्राम कैसे चला था, टीबी में पहले एक साथ मुट्ठी भर के दवाइयां लेनी पड़ती थी, लेकिन जैसे ही डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट दिया गया शॉर्ट कोर्स, उसमें क्या होता है कि एक टैबलेट ने 4-4 एंटीबायोटिक टैबलेट्स को रिप्लेस कर दिया। नतीजा ये हुआ कि टीबी में जो बिगड़ने का मामला था, जो मैंने बताया कि बीच में ही लोग अपनी दवाइयां छोड़ दिया करते थे, वो अब नहीं छोड़ते, अब लगातार लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें एफडीसी, एपीआई, इनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। लेकिन एफडीसी को बैन क्यों किया गया जब इतना ही अच्छा था? पहला तो क्या था, डोज टाइट्रेशन इम्पॉसिबल। हमें पता है कि टीबी हो या कोई भी पेशेंट हो, किसी भी दवाई, किसी भी बीमारी का, उनको अगर डॉक्टर अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स तैयार करके दे तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि हर एक के शरीर के हिसाब से डॉक्टर डिलीवरी दे पाएगा। जबकि एफडीसी में क्या है, आपके पास में फिक्स रेशियो में ड्रग्स का मिक्स है, लेना है एक दवाई सजेस्ट कर दी। अब किसी की बॉडी में कोई, मान लो ए बी सी करके 3 आपके सब्सटेंसेज हैं, किसी की बॉडी में ए ज्यादा इफेक्टिव हो गया, किसी की बॉडी में बी की रिक्वायरमेंट है, और पता पड़ा कि सी की कंटेंट ज्यादा होने के चलते, जरूरत थी ए या बी की, पर सी की क्वांटिटी ज्यादा होने के चलते एलर्जी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कितना इश्यू हो सकता है ना? तो डॉक्टर के पास में वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। नंबर 2, एलर्जिक ट्रैकिंग बड़ी मुश्किल है कि अगर आपने एफडीसी के बेसिस पे कोई एक दवाई, एक पिल कंज्यूम कराई, तो किसी को अगर पेशेंट को एलर्जी हो गई तो किस वजह से हुई उसका पता लगाना मुश्किल है। तीसरा, अननेसेसरी साइड इफेक्ट। भाई सीधी बात है, एक्स्ट्रा लोड, हमें जरूरत है कि मेरे तो केवल सर दर्द हो रहा है, अब सर दर्द वाले की दवाई जब आप लेने गए तो उस एफडीसी का जो दवाई आपको दिया गया उसमें स्टोमक पेन का भी था, फीवर का पैरासिटामोल कंटेंट भी था। पता पड़े यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया कॉम्बिनेशन, और हमने दवाई ली, हमारा सर तो दर्द करना रुक गया, लेकिन साइड इफेक्ट लिवर और किडनी पे जाने लग गया। तो जो चीजें जरूरत है उससे ज्यादा दवाई लेना फिर वो भी ठीक नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फिर एफडीसीज को लेकर के। ठीक है, आज 19% एंटीबायोटिक्स जो हैं, है ना, आप देखो यहां पर कि 2016 में जो 330 एफडीसीज को बैन किया गया था, उनमें 19% तो एंटीबायोटिक्स थी। क्यों? एंटीबायोटिक में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं, और एंटीबायोटिक्स में अगर हम सही तरीके से ना कोर्स को कंप्लीट करें, या फिर हमारी जरूरत के बिना भी हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियाज है ना, वो अपने आप को इतना ज्यादा इम्यून और वायलेंट बना लेते हैं कि फर्दर जिस दिन आपको इन्फेक्शन होगा ना बैक्टीरियल, उस दिन आपको ट्रीटमेंट देंगे तो दवाइयां काम ही नहीं करेगी, जिसको हम एएमआर बोलते हैं, जिसको हम सुपर बग भी बोल दिया करते हैं। इसका मतलब कि ये एचआईवी एड्स से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी हो जाती है जब आपके ऊपर दवाइयां काम करना ही बंद कर दे। आपने सुना होगा एंटीबायोटिक दे दे, एंटीबायोटिक दे दे घर में भी, वो नहीं होना चाहिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन को सर्च किया, डिस्कवर किया, राइट, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग, उस टाइम पर भी इन्होंने कह दिया था कि यूज करो, अब्यूज मत करो, मिसयूज मत करो। नहीं तो क्या होता है कि जिस चीज को ट्रीट करने के लिए आपने एंटीबायोटिक यूज करनी है, वो ही चीज फिर अपने आप को बहुत रेजिलियंट बना लेगी, धीरे धीरे तप तप करके वो बैक्टीरिया सुपर बग बन जाएगा। फिर आप ट्रीटमेंट देने के लिए जाओगे भी ना, तो कितना ही हैवी एंटीबायोटिक दे दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपकी दवाई आपके ऊपर काम ही नहीं करेगी। और ये एक साइलेंट पेंडेमिक हमारे देश में इमर्ज हो रहा है इस टाइम पर, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अजी दे दो यार, सर दर्द की कौन सी दवाई देनी है, वो वाली देना, थोड़ी हैवी सी आती है ना, जिसमें सारे ही आते हैं आपके कॉम्बिनेशन, जिससे कि मैं एक दवाई लूं सही हो जाऊं। पता पड़े अरे भाई
आपने जो ट्रीटमेंट लेना था उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम्स और क्रिएट कर दी। क्या किया जाए? तो हमें देखो, एक तो इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करना होगा। कैसे? अभी जैसे गाइडलाइंस इशू कर दी गई कि भाई अभी के टाइम पे हम इतनी एफडीसीज को बंद कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये लास्ट माइल फार्मासिस्ट या जो मेडिकल स्टोर्स हैं उन पे इंप्लीमेंट होगा? हमें तो ये पता है कि उनके पास में जो स्टॉक पड़ा है ना, वो बेचकर ही शांत होंगे, नहीं बोलेंगे कि अजी हमारा धंधा ठप हो गया। तो क्या हो गया? ये एक तरीके का रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट कि पेपर्स पे तो काम हो गया लेकिन ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा। इसको हमें ठीक करना होगा। इसके अलावा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का प्रोविजन, जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि जो गाइडलाइन ले ली उनको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कराया जाए। इंफॉर्मेशन फ्लो हम ऑनलाइन करा सकते हैं जिससे कि जैसे गाइडलाइन आए तो मैन्युफैक्चरर के पास मैसेज जाए, इंपोर्टर्स के पास मैसेज जाए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में जाए और जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनके पास जाए कि भाई आप इन ड्रग्स को अब मार्केट में सेल नहीं करोगे। और साथ में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पर हमें जाने की जरूरत है, राइट? इसके लिए देखो, हमारा जो सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर है CDSCO, वो अपनी सर्विलांस को और ज्यादा इंप्रूव करे। नहीं तो क्या है कि जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट आ चुके हैं जिन एफडीसीज को बैन किया है उनके, वो तो बिकेंगे और बिकेंगे तो फिर प्रॉब्लम कहां खत्म हुई? तो ये एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। यूपीएससी के हिसाब से हमारे पास में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। जरूर इनमें से जब भी आपको एफडीसीज पे इस तरीके से आंसर राइटिंग करनी हो तो 3 से 4 कीवर्ड्स तो हमें यूज करने हैं ही। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम आगे एमसीक्यू के ऊपर। 2 क्वेश्चन से सॉल्व करो इन दोनों को। ठीक है, पॉज कर लो भाई अभी, और फिर ये आपके आंसर्स आपके सामने हैं। अब देखो यहाँ पर 2014 में जीएस पेपर 2 में ये 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 150 वर्ड्स का। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन? एफडीसीज क्या होता है? मोरलेस आपको समझ में आ गया होगा क्या एफडीसीज होते हैं। ठीक है, क्या इसमें चैलेंजेस है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, अच्छे से हमने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है, while FDCs were introduced to reduce pill burden, they have become a catalyst for the silent pandemic of antimicrobial resistance in India, critically examined in light of the recent regulatory bans। इसको भी आप आराम से एड्रेस कर सकते हो जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया, बट यस, मैं रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप एडिशनल भी थोड़ी रिसर्च करें। ऐसा नहीं है कि इस आर्टिकल के बेसिस पर ही हम आंसर दे दें, नहीं, हमें कुछ और वैल्यू एडिशन भी करना है इस आर्टिकल के एसोसिएशन में। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। द वर्ल्ड दैट चाइना डिजायर्स एंड इज शेपिंग। जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो हमारा हेडिंग है उसके अंडर में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मनोज केवल रमानी जी के द्वारा लिखा यह आर्टिकल है। समझते हैं इसको पूरा डिटेल में। चाइना देखो अभी के टाइम पे लगातार अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। आज दुनिया के इंस्टीट्यूशन उठा लो, WTO आ गया, WHO आ गया, है ना, या फिर वर्ल्ड बैंक, IMF। यहां पर जहां यूएसए की अच्छी खासी पोजीशनिंग थी वो लगातार घटती हुई दिखाई पड़ रही है और वहां पर क्रिएट हो रहा है वैक्यूम। और चाइना उस वैक्यूम को फिल करने में बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं ले रहा, लगातार धीरे धीरे अपने हिसाब से काम कर रहा है। कैसे? समझते हैं पूरा डिटेल में। देखो, एक तो क्या है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप को चाइना डायरेक्टली चैलेंज ना करके ग्रेजुअली ऑल्टरनेट्स क्रिएट कर रहा है और उसमें हम भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? वेस्ट की अगर लगातार डोमिनेंस बनी रहती है तो सगा तो वेस्ट भी नहीं है हमारा, ना हमारा चाइना सगा है। तो हमें चाहिए कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर क्रिएट होना है तो उसमें हम हमारी पोजीशन को, एक कहते हैं ना कि सेकेंडरी से लेकर के प्राइमरी की तरफ तो कम से कम मूव करें। जैसे कि आज के टाइम पर हम यूएन, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO इन पे कहीं पे भी जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से डेवलपिंग स्टेटस के हिसाब से देखा जाता है, जो कि फैक्ट भी है। लेकिन क्या हम वहां पर अपनी ताकत से बात रख सकते हैं? रख सकते हैं जी, बिल्कुल। नहीं रखने का स्कोप, इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, या फिर हमें अभी भी वहां पर चैलेंजेस आते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करें, हम चाहते हैं कि वहां पर हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो, वहां पर चाइना हमें सपोर्ट नहीं करेगा, ये फैक्ट है और करता भी नहीं है। लेकिन क्या हम वहां पर और ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हुए
क्या हमारी पोजीशन को स्ट्रांग कर सकते हैं, इस पर हम हमेशा सोचते रहते हैं, इस पर हमें काम करना है। तो इंस्टीट्यूशंस जिनको वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में रेलेवेंस मिली थी ना, अब चाइना लगातार उनको अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कैसे? यूएसए विड्रॉ कर रहा है, चाइना असर्ट कर रहा है खुद को, चाहे फिर वो फंडिंग की बात हो या कुछ और हो। ज्यादा भी नहीं तो यूएनओ, डब्ल्यूटीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स है ना, वहां पर तो चाइना दिख रहा है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में तो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं, यूएस, यूरोप में के कंट्रीज, ये अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जहां जहां पर भी गवर्नेंस से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड बात आती है, वहां पर चाइना काम कर रहा है। सिमिलरली नॉर्मेटिव ऑर्डर्स, जहां पर रूल रेगुलेशन इनकी बात आती है, आज हम डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, इनकी बात करते हैं ना, चाइना धीरे धीरे अपनी खुद की पोजीशनिंग कैसे स्ट्रांग कर रहा है कि इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को गायब कर दो। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं कि चाइना ने अपना एक व्हाइट पेपर रिलीज किया जिसमें ये कहा था कि जी, जो ये ह्यूमन राइट्स का मामला है ना, ये कल्चरल है, किसी देश में चलता है, किसी में नहीं चलता। अब अगर ये चीज हो गई तो आप सोचो दुनिया में फिर क्या बोलोगे, अगर चाइना जैसे कंट्रीज की पोजीशन और स्ट्रांग होती है तो। क्यों ना? चाइना तो फिर ये सोचेगा कि हमारी डिक्टेटरशिप हमारी चलती है तो भाई हमारी कल्चरल सिस्टम है, हमारी संस्कृति में है कि जो पावरफुल होगा उसके हिसाब से काम करना होता है। अब आप वहां पर ऑब्जेक्ट ही नहीं कर पाओगे। इसी के अलावा वेस्टफेलियन नॉर्म्स, आज के टाइम पर हम स्टेट सोवरेनिटी की बात करते हैं, जिसको लेकर के हमारे पास में सिंपल सा सवाल ये आता है कि भाई हम अगर हमारी खुद की टेरिटरी को, हमारी खुद की जमीन को हमारे लोगों के द्वारा गवर्न करा रहे हैं, हम सोवरन हैं, हम एक इंटीग्रल मैनर में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये आइडिया मोर और लेस वेस्टर्न कंट्रीज के इमरजेंस या वेस्टर्न आइडियाज के बेसिस पे डेवलप हुआ। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया जो, है ना, जिसमें हम एक राष्ट्र, नेशन आप कह सकते हो कि हम एक राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, वो वेस्टर्न आइडिया हमारे पास में आया। लेकिन पॉइंट क्या आता है कि जिस तरीके से चाइना यहां पर काम करता है उसमें एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी दिखती है। कैसे? जब वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कोई भी काम किया जाता है तो उसको तो चाइना काउंटर करने के लिए क्या बोलेगा कि जी सोवरेनिटी को मेंटेन होने दो, दूसरे कंट्रीज में आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। जैसे ईरान में अगर यूएसए, इसराइल ये इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ताइवान की बात आए, साउथ चाइना सी की बात आए, वहां पर चाइना लगातार अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करके चलता है। तो ये सिचुएशन अभी बनी हुई है। तो इसी आर्टिकल में ये थीम तो मोर और लेस आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं फौरी तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज आता है, दैट इज पावर अबोर्ड्स अ वैक्यूम। सिंपल है, जिसकी ताकत अभी चल रही है। अगर मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पे यूएसए लिखूं तो यूएसए अगर अपनी पोजीशन को छोड़ेगा तो वहां पर क्रिएट होगा वैक्यूम, और वैक्यूम में फिर बाद में दूसरे कंट्रीज अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिनमें सबसे आगे खड़ा है चाइना। सवाल यह आता है कि यूएसए कैसे वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, टैरिफ वॉर कर रखे हैं कि नहीं, डब्ल्यूटीओ जैसे इंस्टीट्यूशंस को कोलैप्स कर रखा है। डब्ल्यूटीओ में अपेलेट अथॉरिटी करके एक इंस्टीट्यूशन आती है, जहां पर डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के बीच में कोई भी चैलेंज आए तो जाकर के कोई भी अपनी अपील कर सकता है, लेकिन वहां पर अपॉइंटमेंट्स ही नहीं होने दे रहा यूएसए। तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गई, चाइना वहां पर अपने आप को असर्ट कर रहा है। ईरान का ब्रिंक्समैनशिप का कॉन्सेप्ट, सिंपल बात है, ईरान ने अपना न्यूक्लियर पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लिया जिसके चलते यूएसए को इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर अटैक करना पड़ा। नहीं तो यूएसए को यूं लगने लगा कि वेस्ट एशिया में जो हमारी पोजीशन है वो कमजोर हो जाएगी अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर पावर आ गई, न्यूक्लियर वेपन अगर उनके पास आ गए, क्योंकि यूएसए सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इनके साथ में अपने रिलेशनशिप मेंटेन करके चलता है और उन्हीं के थ्रू अपनी पोजीशन को वहां स्ट्रांग कर रहा है। ईरान है कि बिल्कुल यूएसए की नहीं मानता। तो उस परिस्थिति में ईरान ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना चलाया वो एक ऐसे तरीके में, ऐसे फेज में एंट्री कर दी जहां पर यूएसए को मजबूरन एंट्री लेनी पड़ी। क्या हुआ जी कि यूएसए को मेन टारगेट रखना था चाइना, लेकिन पहले तो यूक्रेन रशिया वॉर के चलते उधर उलझ गया और अब ईरान के चलते खुद उलझ गया सीधा। कुल मिलाकर के चाइना ऑटोनोमसली अपना काम कर रहा है कि नहीं? चाइना अभी अटेंशन में ही नहीं है दुनिया के, और वो साइलेंटली अपना काम आगे से आगे करता चला जा रहा है। ब्रिंक्समैनशिप का मतलब होता है कगारवाद, कि आप इतना कुछ कर दो कि जिससे दुश्मन अटैक करने पे मजबूर हो जाए, परसेप्शन का मामला आ जाए बस, कि सोचा अटैक कर दो। और वही चीज यहां पर यूएसए की हो गई, उलझ गया है यूएसए।
इसके अलावा यूएसए ने अभी वैक्यूम कैसे क्रिएट किया, अपने ही दोस्तों के साथ नेटो को लेकर के कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए, जिसका नतीजा ये हो गया कि वहां पर भी बहुत बड़े गैप्स क्रिएट हो गए। ये सारी चीजें मिलकर के वैक्यूम क्रिएट कर रही है और अब चाइना यहां पर शांति से धीरे धीरे बिना कोई हो हल्ला किए इस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करता चला जा रहा है और इस चीज को 2020s में तो कुछ ज्यादा ही साइलेंटली करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इवन चाइना ने अपना एक व्हाइट पेपर रिलीज किया था। व्हाइट पेपर का मतलब समझते हैं, एक ऐसा अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट जिसमें की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है और अब चाइना अपने आप को इंटरनेशनल सिस्टम के गार्जियन के तौर पे बता रहा है। चाइना कहता है कि लॉ ऑफ जंगल को हम हटाएंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे टैरिफ और ये लगाने शुरू किए ना, आप देखो कि चाइना लगातार अपने आप को असर्ट कर रहा है कि हम रूल ऑफ लॉ को लेकर के आएंगे। वो कह रहा है कि क्या है, सो चूहे खाकर बिल्ली चली हजको, वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहां पर चाइना क्या कर रहा है उसकी सच्चाई देखते हैं। एक तो क्या, चाइना सेलेक्टिव रिविजनिज्म पे चल रहा है। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको लेकर के चेंजेस पे काम कर रहा है। लेकिन वो चेंजेस कैसे हैं, जो फेवरेबल है उसको तो मेंटेन करके चल रहा है, जिनको चेंज करना उनको चेंज कर रहा है। जैसे मैं बताऊं, डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूटीओ जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चाइना को लगता है कि यार मेरे फेवर के काम के हैं, तो वो वहां पर वो जल्दी से चेंजेस नहीं ला रहा, वो चलने दे रहा है कि यहां से तो मैं अपनी पकड़ बनाऊंगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस में चाइना की पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उस केस में वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो बैंक है उस पर अब काम कर रहा है। ठीक है, एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक पे, न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, उसको एग्रेसिवली आगे बढ़ा रहा है ना, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लगातार पुश कर रहा है। सो द पॉइंट इज सेलेक्टिवली आगे चेंजेस लाता चला जा रहा है। ठीक है, अब सेलेक्टिवली में एक लाइन, यूएन को पैसे देने थे, चाइना का अपना फंड जाना था, अब की बार बहुत जल्दी से उसने अपना ड्यू पे कर दिया। डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी जिसको यूएसए ने बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल रखा था, चाइना ने वहां पर पुश किया है कि जल्दी से यहां पर रिफॉर्म्स आने चाहिए। इसी तरीके से एआईआईबी, एनडीबी, एससीओ मैंने बताया, इस इंस्टीट्यूशंस को बना करके कंप्लीट एलिमिनेशन देना चाह रहा है या ऑल्टरनेट बनाने की पूरी एफर्ट, और किए भी हैं, हो भी रहा है ऐसा। तो ये एक रियलिटी दिखाता है। इसको हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल रिविजनिज्म, एक होता है नॉर्मेटिव। इंस्टीट्यूशनलिज्म का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। यूएन में चाइना की कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम थी, अब 20% से ज्यादा बजट देता है यूएन का अकेला चाइना। समझ लो अब आप, एआईआईबी, एनडीबी, एससीओ जैसे इंस्टीट्यूशंस, ये ऑटोमेटिकली अब चाइनीज इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने में लगे। ये इंस्टीट्यूशनल। फिर आ जाओ नॉर्मेटिव रिविजनिज्म में, कि किस तरीके से चाइना रूल ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर रहा है। चाइना ने अपने खुद के 4 जीआईज हैं वो रिलीज कर रखे हैं, जिनसे कि स्टैंडर्ड देखते हुए बाकी कंट्रीज को कंपेयर किया जा सके। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसमें यूनाइटेड नेशन के एसडीजीज को यूज करके चाइना ने ये स्टार्ट किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यूएन का जो लेगेसी है वो भी कंटिन्यू कर रहा है और साथ में अपनी तरफ से इनिशिएटिव दे रहा है कि देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमें अचीव करना है तो चाइना आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जो देश थोड़े कमजोर हैं वो तो ऑटोमेटिकली चाइना की तरफ टिल्ट करेंगे। दूसरा, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, कॉमन सिक्योरिटी के हिसाब से, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में देखें तो एक शील्ड प्रोवाइड कर रहा है रशिया को, ये कि इतने बड़े कंट्री को भी हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो छोटे देशों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली एक नैरेटिव हुआ कि नहीं। जीसीआई, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव, मैंने बताया कि आज हम ह्यूमन राइट्स को इनको लेकर के बोलते हैं कि नहीं ये तो पूरा अधिकार है, ह्यूमन राइट्स तो सबसे ऊपर होने चाहिए। लेकिन चाइना ये कहता है कि ये ह्यूमन राइट्स वाला मामला केवल कल्चरल है। आपके देश में अगर संस्कृति कहती है कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोशन देना है तो दीजिए, हमारे यहां पर ऐसी कल्चर नहीं है तो हम नहीं देंगे। तो अपनी डिक्टेटरशिप को लेजिटिमाइज कर रहा है। जीजीआई, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, लगातार अपनी तरफ से रिफॉर्म्स इस तरीके से लेके आना जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल चेंज कर दे। कुल मिलाकर के चाइना ने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास में आज मटेरियल स्ट्रेंथ है, आज हम मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, दैट मींस हम एक हार्ड पावर के तौर पे दिख रहे हैं, तो हम इस हार्ड पावर को ही लेजिटिमाइज करेंगे और लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और ये चीज है ना, ये फैक्ट भी है। आप खुद सोचो कि हम हमारे अधिकारों की बात कब करते हैं,
जब हमारे पास में खाने पीने की अच्छी चीजें हों। पेट भरा हुआ होगा तब आदमी सोचता है कि मेरा अधिकार क्या है। पेट भरा हुआ ही नहीं है, आपके पास मटेरियल एक्सेस ही नहीं है, तब तक आप नहीं सोचोगे। और ये चीज चाइना अच्छे से समझ चुका है कि लोगों को हम मटीरियली हमारे ऊपर रिलाय कराएंगे। समझ गए? लेकिन हिपोक्रेसी, साउथ चाइना सी में चाइना क्या कर रहा है? वहां पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 2016 में चाइना को कह दिया था कि यहां पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑन सी, यूएन क्लॉज के जो भी गाइडलाइंस है उनके बेसिस पर ही इंटरनेशनल लॉज चलेंगे। लेकिन चाइना ने सिरे से खारिज करते हुए कह दिया कि साउथ चाइना सी हमारा एंशियंट लेक है, इस पे किसी दूसरे कंट्री का कोई अधिकार नहीं बनता। तो एक तरफ तो चाइना पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को अपने साथ लेके चलना चाहता है और दूसरी तरफ दादागिरी दिखा रहा है। इसी के साथ साथ में चाइना कहता है कि किसी भी देश को दूसरे कंट्री के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन गलवान इंसिडेंट, डोकलाम 2016-17, अरुणाचल को चलते ही अपनी खुद की टेरिटरी बताना, ये चाइना क्या कर रहा है? हिपोक्रेसी आ रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना कहता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दूसरे देशों को प्रोग्रेस देना चाहते हैं, लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हो क्या रहा है? डेट ट्रैप्ड। जैसे हम्बन तोता पोर्ट डेवलप किया श्रीलंका में, अब उस पोर्ट की यूटिलिटी चाइना के लिए ज्यादा आ रही है क्योंकि चाइना हिंद महासागर में अपनी पोजीशन को अच्छी करना चाहता था। वहां पर अब श्रीलंका के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और श्रीलंकन गवर्नमेंट अब वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाई, तो अल्टीमेटली आज हम्बन तोता पोर्ट 90 साल के 99 ईयर्स के लिए चाइना के पास में है। तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे कंट्रीज को सरेंडर करने का एक अच्छा तरीका अपनाया कि नहीं? तो चाइना एक तरफ तो सॉवरेनिटी की बात करता है और दूसरी तरफ कर्जे में दबाता है दूसरे देशों को। ये सिनेरियो, ये डोकलाम की लोकेशन ही आ जाती है ना इस तरीके से। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि चाइना एक्चुअल में कर क्या रहा है? चाइना बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ रहा है। मैंने बोला चाइना एक सोफिस्टिकेटेड सेलेक्टिव रिविजनिस्ट है। इसका मतलब एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज भी करना है, पावर अपने हाथ में भी लेनी है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर में जो फेवरेबल चीजें हैं, अच्छी हैं, उनको तो खुद के हाथ में रखेगा। और जो खुद के फेवर की नहीं है, खुद के सहयोग, खुद के लायक नहीं है अपने हिसाब से, तो उनको बदलता चला जा रहा है। मतलब चीजों को ऐसे बनाओ कि चाइना चाहे वैसे ही वहां पर सिस्टम तैयार हो जाए। ठीक है। इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्राडिक्शन भी आ रही है। जैसे हमने ऑलरेडी बात की हिपोक्रेसी की, कि चाइना कैसे दोगलापन दिखा रहा है। एक तरफ सोवरेनिटी की बात आती है तो चाइना जब वेस्टर्न कंट्रीज को टारगेट करता है तब कहता है कि सोवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम किसी भी देश के ऊपर ऐसे सवाल कैसे उठा सकते हो, है ना। वहीं दूसरी तरफ ताइवान हो, साउथ चाइना सी हो या बॉर्डर इश्यूज हो, उनको लेकर के चाइना डबल स्टैंडर्ड शो करता है। सिक्योरिटीज की बात करें तो दूसरी एक तरफ तो चाइना कहता है कि सभी को फ्री ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए, लोगों का आना जाना, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सभी को बढ़ाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो बहुत गलत है। लेकिन आप एक चीज बताओ, अपने ही घर के अंदर क्या कर रहे हो वीगर मुस्लिम्स के साथ में? उनके साथ में एट्रोसिटीज कर रहे हो कि नहीं? वहां पर कल्चरली उनको वाइप आउट करने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं कि यहाँ यूएसए का जो कंफ्यूजन है वो चाइना को एक स्पेस दे देता है, क्योंकि चाइना तो अपनी पोजीशन लगातार स्ट्रांग करता चला जा रहा है, लेकिन वॉशिंगटन कभी यस कभी नो चलता रहता है। इंडिया बहुत अच्छा दोस्त है, अगले दिन इंडिया पे टैरिफ लगा दी है। इंडिया का सहयोग बहुत जरूरी है। तो इस केस में इंडिया भी कंफ्यूज हो रहा है कि भाई तुम्हारे साथ चलना है कि नहीं चलना, करना क्या है। उसके चलते फिर चाइना जैसी कंट्रीज उसका फायदा ले रहे हैं। साथ में प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूशंस, मैंने बताया आपको कि इंस्टीट्यूशंस को तो एकदम से कॉलेप्स करने का टारगेट चाइना का नहीं है, ठीक है, लेकिन अपनी पोजीशन को इतना स्ट्रांग कर लेना कि फिर बाद में टॉप 2 में तो आएगी, आप टॉप 1 भी हो जाए, फिर ये टारगेट है हमारे लिए। अगर देखें तो जिस तरीके का नॉर्मेटिव चेंज अगर चाइना लेकर के आने की कोशिश कर रहा है, जो हमने बात की कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करना, ह्यूमन राइट्स को ये कह देना कि ये तो कल्चरल है भाई, मानो तो मानो, नहीं मानो तो आपकी इच्छा, आपकी संस्कृति क्या कहती है। जिन चीजों पर बेस्ड हमारा खुद का पूरा सिस्टम चल रहा है, अगर वही चीजें उखड़ गई तो वो फिर चीजें हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, हमारे लिए बहुत ज्यादा ओवरहोल करना पड़ेगा। ये सिचुएशन अभी की बनी हुई है। ठीक है, तो चाइना क्या बनाना चाहता है समझ में आ गया। इसको आप आराम से इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए वहां पर ये आराम से रिलेटेबल इशू है जो आज हमने डिटेल में
डिस्कस किया है। प्रीलिम्स के ये 2 क्वेश्चंस है, देखिए सॉल्व करो इनको, पॉज कर लेना भाई, ठीक है। फिर बात आती है आपकी 2017 में भी क्वेश्चन, 16 में भी क्वेश्चन, ये देखो आपके, ठीक है। और 2026 के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, चाइनाज राइज, ठीक है। इवेल्युएट चाइनाज राइज एज अ सेलेक्टिव रिविजनिस्ट पावर एंड एग्जामाइन हाउ इट्स नॉर्मेटिव एजेंडा पजेस अ चैलेंज टू इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो इसको आप इवेल्युएट करते हुए सोच समझ करके अपना आंसर दे सकते हैं, या आपका आंसर राइटिंग के लिए एक अप्रोच दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये कीवर्ड्स हैं, आप इनको जरूर यूज करेंगे। कंक्लूजन में ये पॉइंट आप डाल सकते हैं जरूर कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक सही तरीके से चलता हुआ सिस्टम होता है वहीं पर हमें एक फ्रीडम मिलती है, उस फ्रीडम के दम पर हम अपने आप को सोवरन बोल रहे हैं, जहां पर हम हमारे खुद के डिसीजन ले पाते हैं। नहीं तो फिर चाइना जैसे कंट्रीज की जो डिक्टेटरशिप वाली आइडियोलॉजी है, ये फिर उनकी हार्ड पावर के चलते हमारी पावर को कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हैं। तो हमें तो देखो थोड़ा सा इस चीज को लेकर के बहुत बैलेंस बना करके चलने की जरूरत है, ठीक है। लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एंगेज करना, ठीक है। यहीं पर डिस्कशन खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।